नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस वन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। यहाँ इंग्लिश शब्द मैंने लिख दिया है, इसलिए लिखा हुआ है ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो देख रहे हैं टॉपिक वो देख कर समझ जाए कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्योर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफी पढ़ाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी यह समझ में आ जाए। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, आपेक्षिक अपवर्तनांक हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब के बारे में अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है। अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तनांक क्या है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसके बारे में आज अच्छे से डिटेल से हम लोग जानेंगे। देखिए, किसी भी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। कोई भी माध्यम हो गया, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि अलग अलग माध्यम होता है। कोई सघन माध्यम होता है, ठीक है, डेंसर मीडियम सघन को बोलते हैं और विरल को रेयर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो कोई सघन माध्यम हो गया, कोई विरल माध्यम हो गया, तो माध्यम होता है। तो कोई भी माध्यम हो गया, उस माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता, मतलब उस माध्यम में कितना क्षमता है, वह माध्यम प्रकाश की किरण को कितना बदल सकता है, कितना उसका किरण आ रहा है, कितना उसको घुमा सकता है, कितना उसका पथ विचलित कर सकता है, ठीक है, कितना उसका रास्ता में परिवर्तन कर सकता है, यह क्षमता ही अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि एक तरह से अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का पावर दिखलाता है कि वह किसी भी किरण के, कोई भी प्रकाश की किरण की दिशा को कितना बदल सकता है, बदलने की क्षमता उसके पास कितनी है, यही उसका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं। तो आप लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक जानना चाहेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो आप समझदार है, समझ लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं। तो आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं भी आपका सहयोग कर पाऊंगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब कि कोई भी माध्यम का खुद वाला अपवर्तनांक, जैसे वायु का अपवर्तनांक। तो जैसे ही मैं बोला कि वायु का अपवर्तनांक आप बताइए, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का मतलब वायु में बोल रहा हूं कि जैसे हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना हो गया, कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया, फिर पानी का अपवर्तनांक कितना हो गया, वायु का अपवर्तनांक कितना हो गया। कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक जब मैं पूछूंगा यानी कि उसका स्पेशल खुद वाला अपवर्तनांक पूछ रहा हूं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी से तुलना नहीं करना है, खुद का। जैसे मैं कि बताओ हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, ठीक है। अब पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो यह इसका खुद का अपवर्तनांक है, किसी के साथ तुलना नहीं हुआ, खुद अपना अपवर्तनांक, तो उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, वैसा अपवर्तनांक जिसमें दो माध्यम का तुलना हो। जैसे मैं बोल दिया कि पानी का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक का तुलना करके बताइए, ठीक है। अब जैसे ही दोनों में मैं तुलना करूंगा तो इसको बोलेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे उसको, आपेक्षिक अपवर्तनांक। मतलब कि किसके अपेक्षा में कौन सा ज्यादा घना है, प्रकाशतः सघन कौन सा है, प्रकाशतः विरल यानी ऑप्टिकली डेंसर कौन सा मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, विरल को रेयर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाशतः सघन कौन सा माध्यम है, यानी कि कौन सा माध्यम ज्यादा सघन है दोनों माध्यम में से। तो दोनों माध्यम की तुलना करेंगे कि जैसे यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है। अब दोनों माध्यम में से कि कौन सा माध्यम जो है ज्यादा सघन माध्यम है और कौन सा माध्यम विरल माध्यम है, जब दोनों का तुलना करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो जब ऐसा बात होगा, तुलना वाला बात होगा, तो उस अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तुलना वाला बात भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए, यहां मैंने लिखा है कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। मैं देखिए, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे मैं बोला अगर कांच का अपवर्तनांक, कि आप कांच का अपवर्तनांक कितना होगा बताइए, ठीक है। तो आप कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, आप हमसे पूछेंगे कि बताइए शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो शून्य में प्रकाश की चाल जो होती है मैं वो बताऊंगा आपको। तो शून्य में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब फिर उस माध्यम में, यानी कि अगर कांच का अपवर्तनांक आपको बताना है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो ऊपर हमेशा शून्य में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल
ठीक है। वैक्यूम इसको बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को ऊपर लिखेंगे हमेशा, यानी कि 3 हमेशा ऊपर रहेगा। अब कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है नीचे लिख दीजिए। अगर पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो 3 में पानी का अपवर्तनांक नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको हीरा लिखना है तो 3 क्यों, क्योंकि शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऊपर शून्य में प्रकाश की चाल हमेशा रहेगा, नीचे जिसका अपवर्तनांक आपको चाहिए उसमें प्रकाश की चाल नीचे लिख दीजिए, आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो गया कि शून्य में प्रकाश की, वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक को काफी जगह म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे अपवर्तनांक है तो अपवर्तनांक मैंने क्या बोला, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल को मैं c मान लिया, और कोई भी माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे वाटर में प्रकाश की चाल तो वाटर में प्रकाश की चाल। अगर मैं बोल दिया कि पानी में कांच में प्रकाश की चाल तो ग्लास में प्रकाश की चाल, तो यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल जैसे ही आप लिखेंगे तो उस माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा, और इसी अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब खुद अपना अपवर्तनांक, और आपेक्षिक मतलब दोनों का तुलना करके। अब आइए आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करते हैं। ये आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए जो आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है, दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं बोला कि कांच और पानी की तुलना कीजिए, बताइए कि दोनों में से ज्यादा घना कौन है, तो आप बोलेंगे कि जिसका ज्यादा अपवर्तनांक है अधिकतर वही क्या होता है, सघन होता है, ज्यादा घना होता है। यानी कांच सघन है और पानी क्या है, विरल है, यानी कि यह डेंसर है, यह रेयर है, ठीक है। अब कांच और पानी का जब हम लोग तुलना करेंगे, यानी कि दोनों का अनुपात, दोनों निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या करेंगे, अनुपात, यानी कि दोनों का भाग करेंगे, तो कांच वाला अपवर्तनांक और बटा में पानी वाला अपवर्तनांक, जब हम लोग दोनों का अपवर्तनांक का अनुपात निकालेंगे तो हम लोग का आपेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक है, कांच और पानी की तुलना में। अब इसको बोलते कैसे हैं, देखिए मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक माध्यम 1 आपने माना, माध्यम 1 माना, मान लीजिए ऊपर कांच माना है आपने, तो ऊपर वाला को आपने माध्यम 1 मान लिया है और नीचे वाला को माध्यम 2 मान लिया है। मान लीजिए किसी को माध्यम 1 और माध्यम 2 आप मान सकते हैं, तो कांच माध्यम 1 और पानी माध्यम 2 मान लिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि जो कांच का अपवर्तनांक है, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, माध्यम 2 से कितना घना है, कितना प्रकाशता सघन है, यानी पूछेगा माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। तुलना कर दिया, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे पूछेगा कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, यानी तुलना किससे हो रहा है, माध्यम 2 के सापेक्ष, यानी माध्यम 2 से तुलना हो रहा है। बताइए माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है माध्यम 2 के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कितना है। तो जब भी यह करेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, जो माध्यम बोला किसके सापेक्ष उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो माध्यम 1 का यानी तुलना किसका तुलना हो रहा है, माध्यम 1 का, तो जिसका तुलना होगा उसका हमेशा उस माध्यम को ऊपर रखते हैं, तो माध्यम 1 को ऊपर रखेंगे, और माध्यम 2 के सापेक्ष, यानी कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 2 के साथ तुलना हो रहा है, किसका तुलना हो रहा है, माध्यम 1 का, तो जिसका तुलना होगा उसको ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना होगा उसको नीचे रखते हैं हमेशा, कोई भी मैथ में या कहीं भी, ठीक है। तो फिजिक्स में भी वही करेंगे, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ही माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया माध्यम N21, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। पहले इससे स्टार्ट करेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर मान लीजिए मैं लिख दिया NWG, तो माध्यम W का माध्यम G के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी पहले इस माध्यम को पढ़ेंगे और इसके सापेक्ष, यानी कि यह वाला नीचे रहेगा, NWB यह ऊपर हो जाएगा और G वाला नीचे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि N के पास जो वैल्यू पहले रहेगी
तो वह ऊपर हो जाएगी और जो बाद में रहेगी वह नीचे हो जाएगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। N12 मतलब होता है कि माध्यम 1 यानी N1 ऊपर हो जाएगा और N2 नीचे हो जाएगा। आप समझ गए। ऐसे ही N21 क्या हो जाएगा, तो पहले 2 है तो N2 ऊपर होगा और फिर N1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं घुमा के लिख दे रहा हूँ ताकि समझदार बच्चे थोड़ा समझ जाए। अगर मैं पूछ दिया कि बताइए कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मेरा बात आप सुन लेंगे। तो क्वेश्चन मैंने पूछ दिया कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक आप कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बताया, आपको लैंग्वेज में नहीं जाना है, मैं आपको बताया कि जिसके सापेक्ष बोल रहे हैं माध्यम 2 के सापेक्ष उसको नीचे रख दीजिए। तो माध्यम 2 के सापेक्ष यानी माध्यम 2 कहाँ रहेगा, नीचे। माध्यम 1 का, तो किसके बारे में पूछ रहे हैं, माध्यम 1 के बारे में, तो इसको ऊपर रखिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसको कैसे लिख सकते हैं, n पहले ऊपर 1 है तो पहले 1, नीचे 2 है तो 2, तो इसको N12 लिख सकते हैं। इस बात को आप समझ गए। तो इसको ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप इस लैंग्वेज में नहीं फंसेंगे। काफ़ी बच्चे को यह लैंग्वेज समझ में नहीं आता है कि यह लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, हाँ एक और बात, अगर यह अपवर्तनांक n मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, अपवर्तनांक के साइन लिख रहा हूं। अगर मैं c लिखूंगा तो वह प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक लिखूंगा। ठीक है, तो n1 बराबर, आपको पता है कि कोई भी अपवर्तनांक क्या होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश के चाल के रूप में मैं अपवर्तनांक निकालूं तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं N1 बराबर, बताइए N1 बराबर क्या होगा। तो N1 मतलब माध्यम 1 बोल रहा है, N1 मतलब माध्यम 1, यहाँ Ng माध्यम G बोल रहा है, Nc मतलब माध्यम C का अपवर्तनांक बोल रहा है। ठीक है, तो N1 यानी शून्य प्रकाश की चाल C और N1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि माध्यम 1 का 1 में प्रकाश की चाल। समझ में आ गया। तो N1 बराबर C बटा में C1 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे N12 का मान निकालें तो क्या होगा, देखिए बच्चों, N12 बराबर, तो इसको हम लोग लिखेंगे N1 बटा में N2। अगर अपवर्तनांक के रूप में लिखे तो आपको पता है कि N1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, C बटा में C1। N1 बराबर C बटा में C1 लिख सकते हैं और N2 बराबर C यानी शून्य प्रकाश की चाल बटा में इसी माध्यम में यानी कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो C बटा में C1 और C2 बटा में C, यानी कि यह कट के C2 बटा में C1 आ गया। यानी कि अगर इसको हम लोग C के रूप में लिखे, प्रकाश की चाल के रूप में लिखे, तो आप देख रहे हैं मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं और मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो N12 को अगर प्रकाश अपवर्तनांक के बारे में लिखना था, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में लिखना था, तो डायरेक्ट N1 पहले 1 है तो N1 लिख देंगे, फिर 2 है तो N2 लिखेंगे। अगर C के रूप में लिखना है तो दूसरा वालों को पहले लिखते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं और C2 बटा में C1, यानी कि इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C के रूप में। N12 को अगर N के रूप में लिखे तो 12 लिख दिया। अगर C के प्रकाश की चाल के रूप में लिखना है तो पहले 2 आएगा फिर C1 आएगा। आपको समझ में आ गया कि प्रकाश की चाल वाला उल्टा लिखा जाता है। कैसे हुआ मैं समझा दिया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब बता दिया, इसका मतलब बता दिया। अब अगर यहाँ वही मैंने लिखा हुआ है कि N12 बराबर हो गया, देखिए अगर C के रूप में लिखना है तो 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में आएगा प्रकाश की चाल। N21 लिखना है, N21 का मतलब क्या हो गया, N21 का मतलब अगर हिंदी में मैं इसका उच्चारण करूं तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में यह होगा। ठीक है, तो इसको C1 बटा में C2 लिखेंगे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, दोनों का जब गुणा किया जाता है तो मान 1 आता है। कैसे आता है आप देख लीजिए, कोई भी मान N12 मतलब N1 बटा में N2, N21 मतलब पहले N2 बटा में N1, तो N2 से N2 कटा, N1 से N1 कटा, 1 आ गया। ठीक है, यह N1 के रूप में मैंने निकाला। अगर C1 के रूप में लिखना रहता तो N12 को C के रूप में कैसे लिखेंगे, जस्ट उल्टा, C पहले 2 आएगा
फिर C1 होगा गुणे, इसको कैसे लिखेंगे तो पहले दूसरा वाला होगा यानी कि C1 अब बटा में C2। अब देखिए C1 से C1, C2 से C2, यहाँ भी 1 आ गया, यानी कि यह दोनों को जब भी गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आता है 1 आता है। आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब चलिए ये देखते हैं इस पॉइंट का मतलब क्या होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है, जैसे में यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 था, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और पानी का अपवर्तनांक 1.33 था, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? हीरा का है। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसको हम लोग प्रकाशतः सघन बोलते हैं, यानी ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं, यानी कि वह ज्यादा घना है। घना है यानी अपवर्तनांक ज्यादा है, समझ में आ गया? तो ज्यादा अपवर्तनांक मतलब प्रकाशतः वह क्या है? घना है। और जिसका अपवर्तनांक कम होता है, विरल है, जैसे में इसका अपवर्तनांक ज्यादा तो यह ज्यादा घना है, हम लोग बोल देंगे इसके कण ज्यादा पास पास है, इसलिए जिसका कण पास पास उसका अपवर्तनांक का मान ज्यादा दे दिया जाता है। आप इतना समझ लीजिए। अधिकतर कंडीशन में, मैं 100% नहीं बोलूंगा, अधिकतर कंडीशन में, कांच में भी यही, दोनों में अगर बोला जाए तो दोनों में मान इसका ज्यादा है, यानी कि घन सघन ज्यादा यह है, यह थोड़ा विरल है, ठीक है? तो यह प्रकाशतः सघन बोलते हैं और कम वाला को प्रकाशतः विरल बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर बोलते हैं, ठीक है? एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का घनत्व भी अधिक हो, यह जरूरी नहीं है। हमेशा मैंने अभी बोला कि 100% मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रकाशतः सघन यानी कि जो माध्यम प्रकाशतः सघन है, ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है? प्रकाशतः क्या है? सघन है, घना माध्यम है जो। तो जो घना माध्यम है जरूरी नहीं कि उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि उसका घनत्व, डेंसिटी, घनत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंसिटी। डेंसिटी भी ज्यादा हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल ले लीजिए कि तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो दोनों में से किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? तारपीन का अपवर्तनांक ज्यादा है। तो अपवर्तनांक ज्यादा है तो आप यह बोल सकते थे कि अपवर्तनांक ज्यादा है तो दोनों में से कन्फर्म प्रकाशतः सघन, तो जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा वह प्रकाशतः सघन होगा, क्योंकि मैंने यही बताया कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वह थोड़ा ज्यादा घना है, ठीक है? प्रकाशतः सघन है। लेकिन प्रकाशतः सघन का मतलब यह नहीं है कि वह घनत्व भी उसका ज्यादा है, यानी कि अब प्रकाशतः सघन तारपीन का है, यानी कि तारपीन का घनत्व ज्यादा होना चाहिए ना पानी से, लेकिन यहाँ पे तारपीन का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है? यही यह एग्जाम्पल भी है कि तारपीन का घनत्व पानी के, क्वेश्चन पूछता है तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है कि कम होता है? तो तारपीन का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है। और दोनों में से सघन कौन सा होता है? प्रकाशतः सघन। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वह प्रकाशतः सघन, ऑप्टिकली डेंसर जो है वह ज्यादा होता है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो इस यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से बता दिया। हाँ, एक और पॉइंट कि मैंने पीछे के वीडियो में एक लाइन नहीं बताया था कि कोई भी अगर रेखा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और लंबवत बढ़ती है तो वह सीधे निकल जाती है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं मुड़ती है, ठीक है? तो एक पॉइंट यह छोड़ दिया था मैंने कि कोई भी रेखा जो है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, अगर टेढ़ी मेढ़ी आती है तो वह तो एक या तो अभिलंब की तरफ झुकती थी या तो अभिलंब से दूर जाती थी। लेकिन अगर कोई रेखा सीधी एकदम 90 डिग्री के कोण में पड़ रही है तो वह ना अभिलंब की तरफ झुकेगी ना अभिलंब से दूर जाएगी, वह सीधे निकल जाएगी, यह सीधे निकल जाएगी, ठीक है? तो ये मैंने पॉइंट कल छोड़ दिया था, एक छोटा पॉइंट था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए अभी अगले पार्ट में हम लोग अभी मिलते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है? अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है? जैसे परावर्तन के 2 नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा 2 नियम? पहला नियम क्या होता है अपवर्तन का कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। मैंने क्या बोला? आपतित किरण यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है? यह आने वाली किरण है, इसको आपतित किरण बोलते हैं। इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु इसको बोलते हैं पर डाला गया अभिलंब, यह तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, तीनों इसी बिंदु पर होता है, एक ही तल में होता है। यह पहला पॉइंट है। जैसे परावर्तन के नियम में था वैसे ही अपवर्तन के नियम में भी है कि जो आपतित किरण है, जो आने वाली किरण है, आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का जो बनाता है आपतन बिंदु पर अभिलंब, और अपवर्तित किरण, यह अपवर्तित किरण जो होती है तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु समतल पे होते हैं। आपको समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बहुत आसान है
किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी दो माध्यम के लिए, तो दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी दो माध्यम के लिए, यानी तुलना दो माध्यम में हो रहा है, एक माध्यम से नहीं होगा, बस दो माध्यम में, माध्यम 1 माध्यम 2, ठीक है, कोई भी एक सघन माध्यम, विरल माध्यम, दो माध्यम से तुलना होगा। तो किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब किसी विशेष रंग के लिए, जैसे लाल रंग का प्रकाश है, हरा रंग का प्रकाश है, तो प्रकाश एक सफ़ेद रंग का प्रकाश है, वह 7 कलर से मिलकर बना होता है। तो किसी विशेष कलर के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि ज्या को हम लोग साइन बोलते हैं, जो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही वाला साइन है यह। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी आपतन कोण को आई बोला जाता है, आई कोण आपतन कोण को बोला जाता है, तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आ का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। यही बात इसमें लिखा गया है। यानी कि क्या मैंने बोला कि किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही क्या है, दूसरा नियम है, ठीक है। यह नियतांक जो होता है, आगे चलकर आप जानेंगे कि यह नियतांक माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। यह नियतांक जो होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और यह नियतांक किसके बराबर होता है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय नियम को ही, यानी यही अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम, स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि स्नेल का नियम बताइए, तो आप यही बताइएगा कि स्नेल का नियम यह कहता है कि किसी भी दो माध्यम के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम है, ठीक है। आपतन कोण को आई से मैंने लिखा है और अपवर्तन कोण को आर से लिखा है, ठीक है। इंसिडेंस रे और अपवर्तन को शायद रिफ्रैक्टिव रे यही बोला जाता है। अब यह कोण है, एंगल इसको बोल दीजिएगा, किरण को रे बोलते हैं, ठीक है। तो साइन आई बटा में साइन आर। अब यह साइन आई बटा में साइन आर जो होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, और n21 का मतलब जस्ट पीछे अभी बताया मैंने कि n21 का मतलब पहले n2 लिखाएगा फिर n1 लिखाएगा, n2 बटा में n1 लिखा जा सकता है। इसी को मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो n1 साइन आई हो जाएगा यहाँ पे, और n2 साइन आर हो जाएगा। और यह n1 साइन आई यानी कि साइन आई के साथ कौन से माध्यम का गुणा होता है, माध्यम 1 का गुणा होता है। साइन आर के साथ किसका गुणा होता है, n2 का, यानी माध्यम 2 का गुण अपवर्तनांक। यह अपवर्तनांक है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक का गुणा किसके साथ होता है, साइन आई के साथ होता है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक का गुणा किसके साथ होता है, साइन आर के साथ होता है, ठीक है। और इसी को स्नेल के नियम का समतित रूप कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा स्नेल के नियम का समतित रूप क्या है, तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, इसी को स्नेल के नियम का समतित रूप कहा जाता है। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक छोटा सा इसी में टॉपिक बच जाता है प्रिज्म। प्रिज्म को अच्छे से हम लोग ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र में पढ़ेंगे अच्छे से। तो बस थोड़ा सा मैं परिचय इसमें देता हूँ, अच्छे से हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म होता क्या है, सबसे पहले मेरे पास प्रिज्म तो है नहीं, लेकिन एक ढांचा आपको बता दो कि यह प्रिज्म का एक ढांचा मैं बनाया हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रिज्म होता कैसे है। यह देखिए, यह मैंने प्रिज्म बनाया है, यानी कि यहाँ आपको 3 आयताकार सतह दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको 3 आयताकार सतह, एक आयत यह दिख रहा होगा, एक आयत यह दिख रहा होगा, और एक आयत नीचे दिख रहा होगा। तो इसमें 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुज वाला सतह दिख रहा होगा आपको, 2 त्रिभुज वाला सतह। यानी कि कोई भी कैसे यह बनता है, कोई भी 2 आयत को हम लोग जब मिला देंगे, कोई भी 2 आयत को मिला लेंगे और नीचे से एक और आयत लगा देंगे, तो यह एक प्रिज्म का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो यह प्रिज्म का एक रूप धारण कर लेता है। सबसे पहला प्रिज्म में क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रिज्म में क्वेश्चन आएगा कि प्रिज्म में कितने सतह होती है। तो प्रिज्म में कुल मिलाकर कितने सतह है, देखिए 3 आयत और 2 त्रिभुज यानी 5 सतह होती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है।
प्रिज्म में इसको प्रिज्म का कोण बोलते हैं, यानी कि त्रिभुज। देखिए जो यह त्रिभुज वाला कोण आप बोल सकते हैं, या दो आयत का कोण। यह दो आयत है, मान लीजिए जो दो आयताकार पृष्ठ मैंने दिखाई, यह दो आयत है। दो आयत जहां पे मिल रहा है तो मिलने के बाद यहाँ पे एक कोण बनेगा ना। देखिए दो आयत यहाँ पे मिल रहा है, जब एक यह वाला आयत और एक यह वाला आयत, दोनों जब आयत मिल रहा है तो मिलने के फलस्वरूप यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो इस कोण को ही हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का कोण। ठीक है, एक आदर्श प्रिज्म का कोण जो होता है वह 60 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि यह त्रिभुज जो होता है समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। अपवर्तक कोण क्या है? जो यह दोनों आयताकार पृष्ठ है, जो आयताकार पृष्ठ जिस कोण से मिला होता है, देखिए जिस लाइन से मिला होता है ना, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक कोण। ठीक है, यह देखिए इस फिगर को आप अच्छे से देखेंगे घूर के, तो यह थोड़ा दोनों आयताकार सतह यहाँ पे है। देख लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 3D फिगर। यह दोनों आयताकार फिगर यहाँ पे मिलने की कोशिश कर रहा है और पीछे ये दोनों त्रिभुज बना है, हूबहू यही वाला। देख लीजिए हूबहू यही वाला, यह दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा है। यह पीछे वाला त्रिभुज है, यह आगे वाला त्रिभुज है, और दोनों आयताकार सतह इधर मिला हुआ है, और नीचे जो है यह आयताकार सतह है, यही इसका क्या है? आधार है। ठीक है, यह आधार हो जाएगा। मान लीजिए इसको ऐसे करेंगे तो यह आधार हो जाएगा, अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो नीचे वाला आधार हो जाएगा। अब जिस दोनों पृष्ठ से होकर किरण गुजरेगी उसे हम लोग अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए किरण यहां से गुजर रही है, इस आयताकार पृष्ठ से गुजर रही है, या तो आयत से गुजरेगी या त्रिभुज से गुजरेगी। दो ही कंडीशन हो सकता है। जब आयताकार पृष्ठ से गुजरेगी तो यह आयताकार पृष्ठ से निकलेगी। ठीक है, तो जब एक आयताकार पृष्ठ से निकल कर दूसरे आयताकार पृष्ठ से निकल रही है तो इन दोनों पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। इन दोनों पृष्ठ को, यह पृष्ठ और यह पृष्ठ, दोनों पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक, अच्छे से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, इसके परिचय दे देता हूं कि इसमें 5 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 5 सतह होती है। प्रिज्म में 5 सतह होती है। ठीक है, 2 त्रिभुज होता है, 2 त्रिभुजाकार सतह और 3 आयताकार सतह होता है। ठीक है, 3 आयताकार सतह में अपवर्तक पृष्ठ 2 होते हैं, क्योंकि एक से किरण गुजरेगी तो दूसरे से निकलेगी, तो 2 ही अपवर्तक पृष्ठ होंगे। ठीक है, जिस पृष्ठ से होकर किरण गुजरेगी उसी को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो यानी कि अपवर्तक पृष्ठ फिक्स नहीं होता है, कोई भी अपवर्तक पृष्ठ हो सकता है। यह और यह अपवर्तक पृष्ठ हो सकता है, फिर इससे गुजरेगी तो इससे निकल सकती है, तो यह दोनों हो जाएगा। अगर इससे गुजरेगी तो यह निकलेगी, यह अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। अब आपके बच्चों दिमाग में आ रहा होगा कि अगर किसी त्रिभुज से निकलेगी तो क्या होगा? तो त्रिभुज से निकलेगी तो यह देखिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? लगभग समानांतर है। आज जब भी एक दूसरे के समानांतर है और कोई किरणें निकलेगी तो एकदम सीधे निकल जाएगी, कोई भी यहाँ पे अपवर्तन की क्रिया नहीं होगी प्रिज्म में। ठीक है, यानी कि इससे अगर प्रिज्म के से अगर रेखा किरण जाती है तो 7 रंग में, अगर श्वेत प्रकाश को डालेंगे तो 7 रंग में इधर बदल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर त्रिभुज से होकर किरण हम लोग पास करेंगे तो दूसरे त्रिभुज से होकर हूबहू रेखा किरण निकल जाएगी, यानी कि 7 रंग में नहीं बदलेगी। तो आपको अच्छे से चैप्टर 3 में मैं आपको अच्छे से ह्यूमन आई, मानव नेत्र में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जो यह त्रिभुज है इसको प्रिज्म की मुख्य काट कहा जाता है। ठीक है, प्रिज्म की मुख्य काट कहा जाता है इसे। तो प्रिज्म के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है, मैं पढ़ देता हूं कि आपको मैंने पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया है। कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ, देखते रहिएगा, किसी कोण पर झुके, हमारे हाथ देखिएगा, किसी भी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच घिरा जो माध्यम होता है उसे ही प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म मैंने आपको दिखा दिया। इसमें 5 सतह होती है, इसकी 2 सतह त्रिभुजाकार होती है और 3 सतह आयताकार होती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का आवागमन जिस 2 फलक से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ करते हैं। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि कोई भी एक पॉइंट छूट रह जाए। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया है। 2 पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। देखिए 2 पृष्ठ जिस रेखा पर मिल रही है उसे अपवर्तक कोण कहा जाता है, इसे ही अपवर्तक कोण कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब प्रिज्म का कोण, प्रिज्म किन्हीं 2 अपवर्तक सतह, देखिए 2 अपवर्तक सतह मतलब एक से किरण गुजरेगी दूसरे से निकलेगी, तो उसे ही अपवर्तक सतह कहा जा रहा है, अपवर्तक पृष्ठ। तो किन्हीं 2 अपवर्तक सतह के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण, यानी कि देखिए 2 आयताकार के बीच के यह कोण बन रहा है, 2 आयताकार के बीच कोण बन रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि इसको भी बोलेंगे तो हाँ, जहां भी 2 गो आयत मिलेगा और कोण बनेगा उसे प्रिज्म का कोण बोलते हैं। यानी कि प्रिज्म का कोण यह सब है। आप प्रिज्म का कोण 60 डिग्री का होता है। अगर एक बढ़िया यानी कि आदर्श प्रिज्म है, इसको बोला जाता है आदर्श प्रिज्म। अगर लिखेगा कि आदर्श प्रिज्म का
प्रिज्म का कोण कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मैंने आपको अच्छे से सब पॉइंट बता दिया, अब कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। अगले पार्ट में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर जाके यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आप यहाँ तक बने रहे हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे यह वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखा करें ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो। हम यहाँ कोचिंग भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो इसीलिए डालते हैं ताकि जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ पाते हैं और उन्हें यह वीडियो अच्छा लगता है और पढ़ पाते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ पाए और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं।